हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास ट्वेल्थ का, जैसे कि आपने देखा हुआ है हमारे थंबनेल में, कि क्लास ट्वेल्थ की लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम ओम्स लॉ के बारे में कूलम्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ स्टार्ट कर देते हैं सीधा। तो कूलम्स लॉ के पास जाते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ के यहाँ तक हम पहुँचे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, आगे के 2 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए। ठीक है, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। दुनिया में फिजिक्स में कोई भी लॉ हो वो कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मतलब जैसे ही हमने पिछले लेक्चर में ग्रेविटेशनल लॉ की बात करी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो फोर्स ग्रेविटेशनल जो था वो हमने एक्सपेरिमेंटली मतलब कि रियलिटी में हमने महसूस किया हुआ है, देखा हुआ है। फिर उसके ऊपर से हमने उसके ऑब्जर्वेशंस लिए, तो वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ये रियलिटी है फिजिक्स की। ठीक है, जिसने कूलम ने उसको अच्छी तरह से देखा हुआ है। तो कूलम ने जो निकाला हुआ है उसको हम पढ़ेंगे आज। तो कूलम ने क्या बोला है हमको कि दो पार्टिकल्स हैं, Q1 एंड Q2 आर द टू चार्जेस, और Q1 के ऊपर कोई चार्ज है और Q2 के ऊपर भी कोई चार्ज पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है, ये सब कुछ फर्क पड़ता नहीं है। सिर्फ हमें फोर्स समझना है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया हुआ था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन टाइप ऑफ फोर्स। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये इसको अच्छी तरह से समझते हैं। ये Q1 लाइक मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, ये एक सिर्फ समझने के लिए है, इसमें प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव टाइप का फोर्स होगा। अब ये रिपल्सिव टाइप का जो फोर्स है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है F12, विच मीन्स फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 का मतलब ये हुआ। फिर F21 में क्या हुआ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू पार्टिकल 1, मतलब 2 पे 1 से लगा फोर्स रिपल्जन, 1 पे 2 से लगा फोर्स वो भी रिपल्जन। क्लियर है। तो कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हूबहू ग्रेविटेशनल लॉ का ही स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, तो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस will be directly proportional to the multiplication of the charges and two charges and inversely proportional to the square of distance between them। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r ले लूं तो उसी जो स्टेटमेंट मैंने बोला है, अगर आपने नहीं लिखा है तो थोड़ा 10 सेकंड रिवाइंड करिए और लिख लीजिए, और यहाँ पे उसका हम मैथमेटिकल फॉर्म समझते हैं। तो फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब की हम समझेंगे आगे, अभी थोड़ी देर में ही समझेंगे। अब कुछ कुछ बच्चों ने पूछा था कि क्या ये बोर्ड्स का कंटेंट है, क्या ये JEE का कंटेंट है। तो मैं आपको मेरी मेथड समझा देता हूँ, मैं कैसे चला रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बोर्ड लेवल देख रहे हैं, फिर उसके बेसिक सी बातें करने के बाद, बोर्ड लेवल हमारा बेसिक है, उसकी बातें करने के बाद हम बोर्ड लेवल के सम्स करते हैं, क्योंकि बोर्ड लेवल के सम थोड़े बहुत JEE मेन ही उसमें दिखाई देते हैं, तो और बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है। और वो देखने के बाद हम थोड़ा JEE नीट लेवल पे आते हैं और उसके बाद एडवांस लेवल के थोड़े क्वेश्चन हम करते हैं। तो मतलब कि ये सारे लेक्चर्स जो होंगे वो 4 फेज में जाएंगे। पहला फेज बोर्ड्स की थियरीज चलाएंगे, फिर बोर्ड्स के सम चलाएंगे, फिर उसके बाद JEE नीट पर जाएंगे, मेंस और नीट पे, और फिर एडवांस तक जाएंगे। मतलब कि इन चारों में से जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिर्फ पहले वीडियो देखें और दूसरे वीडियो देखें, जो एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं वो तीनों देखें, और जो एडवांस तक जा रहे हैं वो चारों के चारों तक के चारों फेज में से गुजरे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिली कि रिपल्जन और अट्रैक्शन। तो न्यूटन मतलब कि हमारे कूलम के किसी स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ये सर इसने इसके ऊपर रिपल्जन लगाया तो ये ऐसे ही क्यों गया, ऐसे या ऐसे क्यों नहीं गया। समझ में आया। मतलब रिपल्जन तो किसी भी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये एक ही लाइन में क्यों हुआ, ये ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया, कहीं और नहीं गया, सिर्फ उसी की लाइन में आगे गया।
तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो जितना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया, क्या उतना ही 2 ने 1 पे लगाया? तो हाँ भाई, जितना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया उतना ही 2 ने 1 पे लगाया। तो ये कैसा हुआ? एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ से इंस्पायर्ड है ये, कि जैसे कि मैंने एक गेंद को दीवार पे फेंका 5 न्यूटन के फोर्स से, तो हमारी दीवार ने लगने के बाद वापस से दूसरे डायरेक्शन में फेंका, वो कितने फोर्स से फेंका होगा? ऑब्वियसली 5 न्यूटन के फोर्स से। दैट वाज आवर न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो कूलम्बिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, वो भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। जितना 1 ने 2 पे लगाया उतना ही 2 ने 1 पर लगाया। क्यों? क्योंकि अभी हमने इक्वल चार्जेस लिए हैं। अभी शायद ये 5 कूलम्ब होता और ये 2 कूलम्ब होता, तो क्या होता भाई? तो क्या होता? अगर ये 5 कूलम है, ये 2 कूलम है, तो ये 5 वाला इसके ऊपर और जोर से रिपल्सन लगाएगा, तो ये 2 वाला और कहीं फेंका जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये 2 वाला इसके ऊपर कम रिपल्सन लगाएगा, तो ये थोड़ा सा दूर जाएगा। ठीक है, फिर अब आते हैं यहाँ पे नीचे अट्रैक्शन वाले केस में। अट्रैक्शन वाले केस में भी ऐसा ही होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ पे हीरोइन, यहाँ पे हीरो, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये दोनों पिक्चरों में दिखाते हैं वैसे एक दूसरे की तरफ दौड़ते आ रहे हैं, फिर मिल जाते हैं। समझ में आया? कब मिलेंगे? जब दोनों सेम होंगे, इसका भी 2 और इसका भी 2 कूलम, दोनों के चार्जेस सेम, तो दोनों एक जैसा ही फोर्स लगाएंगे और एक जितना ही डिस्टेंस काटने के बाद ज्वाइंट हो जाएंगे। लेकिन एक का 5 न्यूटन, सॉरी एक का 5 कूलम, एक का 2 कूलम, तो इसने इस पर ज्यादा अट्रैक्शन लगाया, तो इसको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। समझ में आया? ये 2 कूलम था, ये 5 कूलम था, तो इसने इस पर ज्यादा नहीं लगाया, कम लगाया अट्रैक्शन, तो इसको कम दौड़ना पड़ेगा। ऐसे ही वाइसे वर्सा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या क्या बातें बता रहा हूं। तो हमने समझ लिया कि एक्शन रिएक्शन पेयर, और इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। मतलब कि रिपल्जन हुआ तो भी ऐसे गए, अट्रैक्शन हुआ तो भी ऐसे गए। मतलब कोई ऊपर नहीं जाएगा, कोई नीचे नहीं जाएगा, दोनों एक ही लाइन में दौड़ेंगे और एक ही लाइन में वापस जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं, तो F प्रपोजनल टू Q1 Q2, F प्रपोजनल टू 1/r²। तो क्या बचा? इसको अगर साथ में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, F इज प्रपोजनल टू Q1 Q2/r²। प्रपोजनलिटी निकलेगी तो कोई कांस्टेंट लगेगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G लग रहा था, लेकिन वो यूनिवर्सल है, पूरी जगह पे, पूरे अर्थ पे और सभी जगह पे एक ही G लगता है। लेकिन यहाँ पर जो K है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। मतलब कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगने के लिए, अट्रैक्शन लगने के लिए, यहां पर समझाता हूं फिर से एक बार। ये 2 चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच में कुछ एक डिस्टेंस है। अब इन दोनों को अट्रैक्ट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे नहीं लगता है, मीडियम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी मतलब कि मैक्सिमम परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू, जो फोर्स लगेगा, मतलब जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर जितनी परमिशन वो देगा हमारा मीडियम, उतना फोर्स लगेगा। मतलब कि क्या बोल रहा हूं मैं? अगर 2 चार्जेस मैंने एयर में रखे हुए हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगा, वही 2 चार्जेस मैंने पानी में रख दिए तो फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस कम हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वो डेंसर मीडियम है, ये हेयर वाला मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है। तो इसको ध्यान से समझते हैं। तो K का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ये इसको एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। एप्सिलॉन जीरो मतलब क्या? तो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि फ्री स्पेस मतलब कि एयर वाला स्पेस, या फिर तो विदाउट एयर वाला स्पेस, मतलब कि वैक्यूम स्पेस की बात कर रहे हैं। वैक्यूम में फोर्स लगने की परमिटिविटी, कि वैक्यूम उसको कितना फोर्स लगने देगा 2 पार्टिकल के बीच में। क्या वो दोनों आके चिपक जाएंगे? क्या बीच में कुछ और मीडियम है कि वो नहीं चिपक पाएंगे? ऐसा क्लियर हो गया? तो अब एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले K का वैल्यू हमें दिया हुआ है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो हमें उसके ऊपर से निकालना है एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू। तो एप्सिलॉन जीरो को ऊपर ले लो, K को नीचे ले लो, तो 1/4π K का वैल्यू 9 × 10⁹ डाल देंगे, तो ये हमें मिलेगा एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू।
मतलब कि वैक्यूम के अंदर इतनी परमिशन मिलेगी दो पार्टिकल्स को फोर्स लगाने की, वो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्जन हो। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा F0 लगाएंगे वैक्यूम का फोर्स, तो दो पार्टिकल्स के बीच में, तो KQ1 Q2/R², बट K कैसा? वैक्यूम वाला, वैक्यूम वाली परमिटिविटी। फिर FM मतलब कि कोई मीडियम, पानी, हवा या कुछ भी, ग्लास, कैसा भी मीडियम दिया हुआ है, तो उस मीडियम का परमिटिविटी कुछ होगा 1/4πε0। KQ1 ये जो है वो K की जगह लिखा हुआ है, KQ1 Q2/R², ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वैक्यूम में लगा हुआ फोर्स और जो दूसरा फोर्स है हमारा, कौन सा फोर्स, ये मीडियम में लगा हुआ जो फोर्स है, उन दोनों फोर्स में क्या डिफरेंस है वो हमें समझना है। इन दोनों का मैंने रेशियो ले लिया, तो 1/4π कैंसल, Q1 Q2/R², Q1 Q2/R² कैंसल, 1/ε0/1/ε, तो एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, ε0 नीचे बचेगा। तो इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। कि रिलेटिव मतलब कि वैक्यूम और किसी मीडियम के बीच का रिलेशन दे रहे हैं हमको। समझ में आया? जैसे कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन मीडियम, सॉरी, हाँ, रे का प्रोपोगेशन की स्पीड मीडियम में और वैक्यूम में, उन दोनों का रेशियो करते थे, फिर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता था पर्टिकुलर डायमंड का या फिर किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे जो हमें मिला F0/Fm=r। अब इसके बारे में अगर लिखना है तो F0=εr, ये चला जाएगा इधर, तो ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब कि वैक्यूम में लगा हुआ फोर्स मीडियम में लगे हुए फोर्स से εr जितना ज्यादा होगा। और इसको अगर मुझे बोलना है तो फोर्स इन मीडियम इज लेसर बाय, मतलब डिवाइड बाय εr, कौन से फोर्स से? वैक्यूम वाले फोर्स से। मतलब कि वैक्यूम वाले फोर्स से वो इतना कम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब उतना पार्ट उसका कम हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? इसको भी मैं समझाऊंगा, अभी आपको तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स समझ में आता है एग्जाम्पल से, फील आती है एग्जाम्पल से। यहाँ तक हमारा नॉलेज हो गया कूलम्स लॉ का। अब हम जाते हैं, ये एक थोड़ा पपलू सा सम है, इसको मैं समझा देता हूँ। अब हम बात करते हैं वो जो हमारा कनेक्शन लगा रहे हैं हम किससे, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से, मतलब थोड़ा मैकेनिक्स से हम इसको जॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मैकेनिक्स में हमने समझा था कि जब दो पार्टिकल 2 kg और 4 kg, इसके ऊपर मैंने +Q और +Q लगा दिया चार्ज, तो कौन सा लाइक चार्जेस है, तो रिपल्जन फोर्स लगेगा। तो रिपल्जन लगते ही ये 4 kg वाला 10 मीटर/सेकंड से कूद गया और ये 2 kg वाला भी उसी और स्पीड से गया होगा दूर। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगा, इसको अगर मुझे समझना है कि क्या फोर्स लगा होगा, तो फोर्स की बात नहीं, ये जो वेलोसिटी होगी ये कैसी होगी, ये कितनी होगी, ये समझना है हमें। ठीक है? तो 2 kg 4 kg m1 m2 इज गिवन, यहाँ पे m1 दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को m2 दिया हुआ है, ये अपने को v2 दिया हुआ है और v1 पूछा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 v1 m2 v2। m1 पता है, v1 नहीं पता है, m2 पता है और v2 पता है, सबकी वैल्यू रखेंगे, v1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इतना सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आगे चालू करते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी लव ट्रायंगल वाली चार्जेस की थी, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस वाली, जो मैंने नहीं बताई थी वो अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी समझने के लिए कूलम्स लॉ समझना पड़ेगा। तो कूलम्स लॉ समझा चुका हूँ तो ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ ही जाएगी। तो यहाँ पे पार्टिकल है +Q1, एक -Q2, एक -Q3। तो अब इस Q1 का इस Q2 से प्यार, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक माइनस एक प्लस को अट्रैक्ट करता है, एक माइनस एक प्लस को अट्रैक्ट करता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। पर अब दूसरा माइनस में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूं तो इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, तो क्या इन दोनों के बीच वाला अट्रैक्शन कम हो जाएगा? नहीं। समझ में आया? मतलब इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन, मतलब कि अंदर देखो तो Q1 और Q2 के बीच में अट्रैक्शन और Q3 आने से Q1 Q3 के बीच में भी अट्रैक्शन। लेकिन इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से पहले वाले अट्रैक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? मतलब एक शादी Q1 ने करी हुई थी,
फिर उसको कोई और पसंद आ गया तो उसने दूसरी शादी कर दी, लेकिन Q2 को मतलब उसकी पहली वाइफ को उसकी नई वाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों समझदारी से एक दूसरे के साथ रह लेंगे। ऐसा रियलिटी में नहीं होगा, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि तो इसके बारे में क्या है लाइन, तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये एक और प्रॉपर्टी थी चार्ज की, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स की, जब फोर्स लगेगा तब क्या होगा। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ के पास जाते हैं, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। मतलब कि अगर उन दोनों पार्टिकल के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस था, उसको मैं डबल कर देता हूँ 2 मीटर का, तो क्या होगा, उन दोनों के बीच का फोर्स कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कितना कम होगा, तो 1/2 का स्क्वायर, मतलब कि बाय 4, मतलब जितना फोर्स पहले था 1 मीटर का तब F लग रहा था, जब डबल कर दिया तो वो F/4 हो जाएगा। क्लियर, ये वाला। अब जब मैंने 1 मीटर से उसको आधा कर दिया 0.5 मीटर, हाफ मीटर, तो अगर हाफ कर दिया तो 1/1/2 का स्क्वायर, तो 1/1/2 मतलब कि 1/1/4, तो 4 कूद के ऊपर आ जाएगा। तो दूसरा जो फोर्स होगा, मतलब कि डिस्टेंस घटाने के बाद जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर है, मतलब कि ऐसे बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2x 3x 4x कैसा भी करके पूछेंगे, आपको आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़े सम है कूलम्स लॉ के, वो भी मैं इसी वीडियो में ले लेता हूँ, थोड़ा बढ़ जाएगा, 20-25 मिनट का हो जाएगा, लेकिन अब क्या करें यार, फिजिक्स है, टाइम तो लगेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ फिजिक्स पढ़ना नहीं है, हमें फील भी करना है। फील करना है तो हमें JEE लेवल के क्वेश्चंस देखने ही पड़ेंगे, बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन भी देखने ही पड़ेंगे। तो एक हमारा फोर्स है AI-EEE में बहुत बार 2 टाइम्स, जब JEE अकेला था, जब JEE मेन एडवांस नहीं होता था, तब की बात है, तब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है, तो मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, कि 1 मीटर के दूरी पे रखे हुए दो चार्जेस के बीच में मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले याद करो कि मिनिमम चार्ज कितना है दुनिया में, ढूंढा गया मिनिमम चार्ज कौन था, तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द मिनिमम चार्ज पॉसिबल। ठीक है, तो क्लियर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फिजिकल टू KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर में Q1 Q2 क्या रखना है, मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज कौन था, इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने ई लग दिया। फिर उसके बीच में डिस्टेंस कितना रखा था, 1 मीटर, तो 1 मीटर रख दिया। तो KE स्क्वायर, मतलब एकदम हलवा सम था, लेकिन क्या याद करना था, मिनिमम फोर्स पूछा है, तो हमारे पास कौन सा मिनिमम चार्ज अवेलेबल है वो मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज मिनिमाइज करेंगे तो फोर्स भी मिनिमाइज हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस को मिनिमाइज करूंगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आती है तो फिर से बोलिएगा, मैं फिर से एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर दूसरा एक फोर्स उसी के ऊपर बेस्ड एक सम है कि यहाँ पर 2 कूलम है, 4 कूलम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो कैसा फोर्स लगेगा, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को ऐसा कैसा रखो, के की वैल्यू मत रखो, हमको के फॉर्म में ही काम करना है। तो के फॉर्म में काम करेंगे, 2 इंटू 4 तो क्या हो गया 8। यहाँ देखेंगे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, पहला Q2 दूसरा Q4, तो 4 इंटू 2 8, अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस क्या है 2 का स्क्वायर तो 4, तो 8/4, तो 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, तो खत्म। 2K इज योर आंसर। अब तीसरा सम बहुत ही इजी है, ट्राइंगल वाला सम। ट्राइंगल में क्या बताया गया है, सबसे पहली बात ट्राइंगल ऐसा बताया गया है, इसमें यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, 3 चार्जेस दिए गए हैं 1 2 3। ठीक है, दोनों के तीनों के बीच का डिस्टेंस ए और ए पूछा गया है कि यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज की वजह से सब प्लस है, सब प्लस है, मतलब सब लाइक चार्ज है, प्लस यानी कि माइनस कुछ भी हो, लेकिन लाइक चार्ज है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा रिपल्जन, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा रिपल्जन। क्लियर, तो ये Q था, ये भी Q था, और ये भी Q था।
तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्लियर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्लियर। लेकिन अब मुझे क्या ढूंढना है, एफ नेट, इन दोनों के बीच का फोर्स नेट। क्वेश्चन क्या था कि तीन चार्जेस लाइक लगाए हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ए है, तो Q1 चार्जेस के ऊपर लगा हुआ नेट फोर्स बताइए, इस Q1 चार्ज के ऊपर लगा हुआ नेट फोर्स बताइए। तो इस 1 के ऊपर 2 से भी फोर्स लगेगा, 3 से भी फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा मैंने दिखा दिया है। अब इन दोनों के बीच में नेट ढूंढना है, एफ नेट। एफ नेट का फॉर्मूला, वेक्टर में चले जाइए, वेक्टर एडिशन करवाना है इसका और इसका। अब इसमें डिग्री कितना होगा 60, तो ये 60 यहाँ पर x बन जाएगा, इधर आ जाएगा। अब बात करते हैं एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये कहाँ देखा था, तो 11th में वेक्टर एडिशन में देखा था। नहीं आता है तो याद करिए, कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं तो। F1 F2 में वैल्यू रख दी मैंने, क्योंकि दोनों सेम है तो FF लग सकते हैं, कोई इश्यू नहीं बनता है। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर तो 2F स्क्वायर, यहाँ पे 2F स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, तो 2F स्क्वायर प्लस 1F स्क्वायर 3F स्क्वायर, रूट निकालेंगे, रूट 3F, योर आंसर इज रूट 3F। F कौन है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सम खत्म। अब फोर्थ वाले सम की बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग को वेक्टर फॉर्म में भी कूलम्स लॉ देखना है आज के वीडियो में, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलेगा, लेकिन पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा। इस वीडियो में कूलम्स लॉ का पूरी राम कहानी खत्म हो जाएगी, कूलम्स लॉ के बारे में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब ये फोर्थ वाला सम जल्दी जल्दी करते हैं, चलो इस बार फटाफट करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, तो एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर में चारों खाने पर क्या बोला है, क्यू 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 चार्ज है, सारे डिस्टेंस क्या है, ए सबके डिस्टेंस। अब यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ए यहाँ पर होता है 90 डिग्री, पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा √2a, डायगोनल का पाइथागोरस लगाना आना चाहिए। पाइथागोरस लगाने के बाद सब कुछ क्यू है, तो इसकी वजह से इस पर रिपल्जन, इसकी वजह से इस पर रिपल्जन, क्लियर। तो दोनों रिपल्जन फोर्स हो गए, इसका एक फोर्स इधर आ गया रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। लेकिन दोनों का रिजल्टेंट, इसका फोर्स इधर, इस क्यू वाले का नीचे, तो उसका रिजल्टेंट ये। लेकिन इस वाले को तो हम भूल गए, इसका भी लगेगा फोर्स, तो उसका भी लगेगा। सबसे पहले इसका के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसका के क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों का रिजल्टेंट इधर। रिजल्टेंट में अभी क्या है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा, सिर्फ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर बचेगा, मतलब 2F स्क्वायर, मतलब 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कुछ गलती हो गई लगता है, क्या गलती हो गई है इधर, नहीं, फिर से करते हैं। इसकी वजह से क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसकी वजह से क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्लियर है। तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो रूट निकलेगा तो √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्लियर है। कोई डाउट यहाँ पर होना चाहिए नहीं। अब ये जो लिखा हुआ है वो इन दोनों के बीच का लगेगा, एक और फोर्स, उसकी भी बात करेंगे। तो उसकी बात क्या होगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है √2a, तो क्या लगेगा फोर्स के Q1 Q2 अपॉन ए की जगह क्या लिखना है √2a का स्क्वायर, क्लियर। तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगा उसका रिजल्टेंट ये रहा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगा उसका ये रहा, √2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर का ए, के Q1 Q2 का। तो इसकी वजह से इस पर रिपल्जन लगा वो ये रहा, और ये ग्रीन कलर का जो फोर्स मैं दिखा रहा हूँ वो इसकी, और इसकी वजह से जो फोर्स लगा इधर और इधर, उसका रिजल्टेंट ये रहा। दोनों का एडिशन, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, इसका भी एक रिजल्टेंट, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, मतलब कि आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ वाले सम्स के अंदर वेक्टर एडिशन का काम आता है, ठीक है। अब एक और सम देख लेते हैं। द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ सम मास q इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब फिर से पढ़ता हूं, द रिपल्सिव फोर्स मतलब दो पार्टिकल के बीच का रिपल्सिव फोर्स ऑफ सेम मास एंड चार्ज, मास भी सेम, चार्ज भी सेम, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो
जो फोर्स लगा हुआ है रिपल्जन का वो दोनों में से किसी एक के मास जितना है, दोनों में से किसी एक के मास जितना है, मतलब रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ वन ऑफ देम। वेट फोर्स क्या होता है, mg। किसी भी पार्टिकल का वेट उसका मास और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के मल्टीप्लीकेशन जितना होता है, ये 11th में देखा हुआ है। रिपल्सिव फोर्स कूलम्बिक फोर्स K1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के पता है Q1 Q2 मतलब कि हम चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, के पता है, जी दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ पार्टिकल भी दिया हुआ है, सबकी वैल्यू रख देंगे। तो क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो सबकी वैल्यू रख देंगे, आर स्क्वायर मिल जाएगा, इसको रूट दे देंगे तो आर मिल जाएगा। क्लियर। अब इसमें ट्विस्ट क्या कर सकते हैं, तो ये वेट वन ऑफ देम बोला था, उसकी जगह वेट ऑफ टू बोलेंगे, तो वेट वन प्लस वेट टू। क्लियर। m1g प्लस m2g, और उसमें से m1 m2 अलग अलग दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। चार्ज Q1 Q2 अलग दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर इसमें से कोई एक चार्ज ना दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सम में से ही 3-4 सम बन सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जल्दी से वीडियो को खत्म करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसा होता है, क्या होता है, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। तो थर्ड डायमेंशन में, मतलब कि हमारे एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स प्लेन के अंदर r1 वेक्टर पे q चार्ज है, r2 वेक्टर पे q2 चार्ज है, और दोनों भी चार्ज के बीच के डिस्टेंस को अगर फाइंड करना है तो उसको बोलेंगे r12। f12 क्या है, ये लाइक चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू पार्टिकल टू, रिपल्जन। फोर्स ऑन पार्टिकल टू ड्यू टू वन, वो भी रिपल्जन टाइप का है। दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो r12 वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, r1 माइनस r2 से। यूनिट वेक्टर, वेक्टर वाले चैप्टर 11th में चले जाइए, तो आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर। मॉड कैसे ढूंढते हैं, तो स्क्वायर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स का एडिशन करते हैं और उसका रूट करते हैं। मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन रूट, तीन कोऑर्डिनेट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन रूट। इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट। ये सेंटेंस आपको याद करना है, स्क्वायर ऑफ एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट। खत्म। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म लगाते हैं। तो F12 का वेक्टर k Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन देता है कि कहां से कहां तरफ। ठीक है, तो R12 कैप ढूंढना है, तो R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड, तो R1 माइनस R2 का मॉड। क्लियर है। तो R12 की जगह ये पूरा लिख सकते हैं भाई। तो ये हो गया F12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो R1 माइनस R2 का क्यूब, और ऊपर बचेगा R12 वेक्टर। क्लियर। अब ये तो हो गया F12। F21 ढूंढना है तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 हो जाएगा इधर, लेकिन R2 माइनस R1 नहीं लिखना है, R1 माइनस R2 लिखना है, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए। उसके लिए भी सेम यूनिट वेक्टर बनेगा, सेम यूनिट वेक्टर को यहाँ रख देंगे सिमिलरली। तो क्या बनेगा, न्यूटन्स लॉ का हमें थर्ड न्यूटन्स लॉ यहाँ पर एग्जैक्टली प्रूव होता हुआ दिखाई देगा कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 इज एग्जैक्टली सेम एज फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, बट बस उसका प्लस और माइनस में चेंज होगा। प्लस माइनस मतलब आप सबको पता है फिजिक्स में सिर्फ डायरेक्शन होती है, तो चेंज इन डायरेक्शन सिर्फ होगा। और आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। कूलम्ब्स लॉ देख लिए, कूलम्ब्स लॉ का प्रैक्टिस सम्स कर लिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लिया। अब आपको दर वक्त की जगह एक ही बात कहूंगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने जैसे सारे 12th वाले बच्चों को तक ये वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सारे बच्चे इस लॉकडाउन में पढ़ सके और उनका टाइम यूटिलाइज कर सके। थैंक यू गाइस, स्वागत था आपका यश चौहान क्लासेस में। मैं हूं आपका यश चौहान। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के इस इनिशिएटिव को आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।